हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे साउंड, और साउंड में हमने कर ली थी एक्टिविटी कि जिसमें हमने ये बात जान ली थी कि जो साउंड होता है उसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, ध्वनि की को माध्यम की आवश्यकता होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो अब इस एक्टिविटी को अगर हम परफॉर्म करें तो आप यहाँ पे देखो, ये एक टेबल है। टेबल में बेसिकली अगर हमने एक जगह पर अपना कान लगाया और दूसरी तरफ दोस्त को बोलते हैं कि साउंड प्रोड्यूस करो, या फिर बेसिकली कोई साउंड यहाँ पर उत्पन्न किया जाए, तो ये ध्वनि क्या करेगी, हमारे कानों तक आ जाएगी। कैसे? क्योंकि साउंड जो है वो सॉलिड में भी ट्रैवल करता है, ध्वनि जो है वो ठोस पदार्थों में भी प्रवाह करती है। सो बेसिकली अगर हम देखें, वी फाइंड दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वुड और मेटल। तो जो ध्वनि है वो वुड यानी कि लकड़ी, और अगर मेटल की बात करूं तो यानी कि हमारे धातुओं पर भी चलती है। इनफैक्ट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एनी सॉलिड, यानी कि अगर हम देखें तो साउंड किसी भी सॉलिड में भी ट्रैवल कर सकते हैं। यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज टू शो दैट साउंड कैन ऑल्सो ट्रैवल थ्रू स्ट्रिंग्स। आप यहाँ पर बहुत एक इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार एक्टिविटी से ये भी कर सकते हो कि ध्वनि जो है वो स्ट्रिंग्स यानी कि तार पर भी चलता है, या धागे पर भी चल सकता है, या रस्सी पर भी चल सकता है। So have you ever made a toy telephone? क्या आपने कभी एक खिलौना वाला टेलीफोन बनाया? कैन यू सी दैट साउंड ट्रैवल थ्रू द स्ट्रिंग्स? तो आप यहाँ पर देखेंगे कि साउंड जो है वो स्ट्रिंग्स पे भी ट्रैवल कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर आपने क्या किया, दो पेपर कप लेने हैं और पेपर कप्स में क्या कर देना है, धागा बांध देना है विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पर आप कोई टेप ले ले, और यहाँ से आपका एक दोस्त बोलेगा और दूसरा दोस्त अगर कान पे इस पेपर कप को लगा के रखेगा, दूसरा छोर उस पेपर कप का कानों पे लगाएगा, तो आप देखेंगे कि जो भी ये बोलेगा ध्वनि इस तार पे यानी कि इस स्ट्रिंग पे चलेगी, और जो हमारा दूसरा दोस्त है उसके कानों तक पहुंच जाएगी। यानी कि साउंड ट्रेवल कर सकता है इन द स्ट्रिंग्स। सो यू हैव लर्न सो फार दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड। तो हम लोगों ने अभी ये देख लिया था कि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं प्रत्येक दिशा में, हर दिशा में, यानी कि जितना भी मीडियम यहाँ पर मौजूद है हर डायरेक्शन में क्या होगा, साउंड ट्रेवल करता है। सो द मीडियम कुड बी, कोई सा भी हो सकता है, गैस, लिक्विड और सॉलिड। यानी कि जो ध्वनि है वो ठोस पदार्थों में, तरल पदार्थों में और गैस पे, तीनों में चल सकती है, या ध्वनि हम सुन सकते हैं इन तीनों माध्यम के होने की, या इन तीनों माध्यम की आवश्यकता हमें अगर हम ध्वनि सुनना चाहते हैं। चलिए फटाफट से एक्टिविटी नोट करेंगे एंड देन फिर बढ़ेंगे आगे की तरफ। अगर हम यहाँ पर बेसिकली देखें तो ध्वनि जो है वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से ही प्रोड्यूस होती है, यानी कि जो वस्तुएं कंपन करती है वहां से ध्वनि उत्पन्न होती है, और इसको माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी मीडियम हो तो साउंड ट्रेवल कर सकता है। यानी कि मीडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मीडियम नहीं है तो ध्वनि हमारी चल नहीं सकती, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे ध्वनि नहीं पहुंच सकती अगर माध्यम नहीं है, यानी कि मीडियम नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। नाउ नेक्स्ट, वी हियर साउंड थ्रू अवर एयर्स। हम जो ध्वनि सुनते हैं वो हम अपने कानों से सुनते हैं, है ना। हम ध्वनि को कैसे सुनते हैं, ये कान नहीं होते तो क्या आवाज सुन पाते हम? कोई आवाज, कोई म्यूजिक, कोई साउंड हम नहीं सुन पाते। सो वी हियर साउंड थ्रू अवर एयर्स। सो द शेप है हमारे आउटर पार्ट ऑफ द ईयर की, यानी कि जो हमारे बाहरी कान की जो आकार है वो फनल जैसी है, यानी कि एक फनल जैसा शेप हमें मिल रहा है। When sound enter it, यानी कि जब ध्वनि इसके अंदर एंटर करती है, जब इसके अंदर ध्वनि आएगी, इट ट्रेवल डाउन अ कैनाल। ये क्या करती है, कैनाल, यानी कि एक बेसिकली यहाँ पर क्या है, एक छोटी सी कैनाल सी है, ठीक है, नली सी है। उस नली के थ्रू क्या करती है, ये ध्वनि यहाँ पर चलती है, और इस ध्वनि या इस नली के एंड में, कोने में एक मेम्ब्रेन होती है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, उसे ईयर ड्रम कहते हैं। ठीक है, इट परफॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो ये क्या करती है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन यहाँ पर रोल प्ले करती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये यहाँ पर शो करती है। तो इसको समझने के लिए कि कैसे ईयर ड्रम यानी कि कान का जो पर्दा है वो काम करता है, कैसे वो वर्क करता है, हम बिल्ड करते हैं एक टिन कैन का मॉडल। यानी कि एक टिन और कैन के मॉडल को हम बनाते हैं, जिसमें हम टिन लेंगे, टिन का कैन लेंगे, और उस मॉडल से हम समझेंगे कि कैसे हमारे कानों का पर्दा काम करता है। टेक अ प्लास्टिक और अ टिन कैन। एक प्लास्टिक लो या टीन का कैन लो, इसको दोनों कोनों से काट दो, यानी कि ऊपर से भी हटा दो, नीचे से भी, और एक बेलनकार यानी कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में इसको छोड़ दो। ठीक, एक बलून यानी कि एक रबड़ या गुब्बारे का टुकड़ा लेना और इसके एक कोने में ऐसे चिपका देना, यानी कि रबड़ से इस बलून को इसके ऊपर चिपका देना। ठीक है, सो
stretch a piece of rubber balloon across one end of the can and fasten it with a rubber band. और इसको किससे बांध दो? एक रबर बैंड से बांध दो. Put 4 or 5 grains of dry cereals on the stretched rubber. इसके ऊपर क्या 4 या 5 से सीरियल इसके ऊपर रख दो, यानी कि कुछ चावल के दाने, गेहूं के दाने इसके ऊपर रख दो स्ट्रेच रबड़ के ऊपर. नाउ आस्क योर फ्रेंड, अपने दोस्त से बोलो कि नीचे से कुछ बोलना है, नीचे से साउंड प्रोड्यूस करनी, कुछ हुर्रे हुर्रे चिल्लाने को. तो हुर्रे आपका दोस्त जैसे ही बोलेगा तो आप देखोगे इस बलून के ऊपर जो भी ग्रेन्स थे वो जंप करने लगे, वो उछलने लगे. ऑब्जर्व करना, व्हाई डू द ग्रेन्स जंप अप एंड डाउन. तो बेसिकली ऊपर जाएंगे तो नीचे तो खैर ग्रेविटी से ही जाएंगे, लेकिन ये ऊपर ऊपर क्यों उछल रहे हैं बार बार, ये ग्रेन्स जो इसके नीचे हैं वो क्यों उछल रहे हैं, ये आपको यहाँ पर देखना है. तो ये आपको यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट देगा? अंडरस्टैंडिंग द एक्शन ऑफ ईयर ड्रम, यानी कि आपको बताएगा कैसे हमारे कान का ईयर ड्रम काम करता है, कानों का पर्दा हमारा काम कर रहा है. जैसे ही आपने इसके नीचे से बोला तो ये ग्रेन्स क्यों उछले होंगे? वाइब्रेशन के कारण. तो इतनी एनर्जी इनको मिली कि ये ग्रेन्स क्या करने लगे? जंप करने लगे. इनके अंदर इतनी ऊर्जा थी कि ये जो आप कह सकते हो, आपने इसके अंदर जो चावल या गेहूं के कुछ जो भी दाने रखे हुए हैं वो उछलने लगे, जंप करने लगे. क्यों? क्योंकि इनको ऊर्जा प्राप्त हुई है, इन्हें एनर्जी मिली है. ठीक है. सो ईयर ड्रम भी ऐसी स्ट्रेच्ड रबर शीट की तरह काम करता है, यानी कि हमारे कानों का जो पर्दा है ये भी हमारे स्ट्रेच रबर शीट की तरह, जैसे वो बलून था ना जो गुब्बारा चिपकाया था, वैसे ही काम करता है. साउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है और यहाँ पे ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है, यानी कि ध्वनि कंपन प्रोड्यूस करेगी और ईयर ड्रम यहाँ पर क्या करेगा? वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा. द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू इनर ईयर. और जो ईयर ड्रम है हमारा वो वाइब्रेशन करेगा और अंदरूनी कान की तरफ क्या करेगा? उन कंपनों को भेजेगा, उस वाइब्रेशन को भेजेगा. फ्रॉम देयर, वहां से जो सिग्नल होगा वो हमारे ब्रेन तक जाएगा, दिमाग तक ये सिग्नल जाएगा और हम सुनेंगे ध्वनि, हम कुछ सुन पाएंगे. यानी कि यहाँ से फनल जैसा ये है, ध्वनि आई, इस फनल ने जितनी भी ध्वनि थी वो एक पॉइंट पे मीट करा दी, एक जगह पे मिला दी. फिर ये इस कैनाल से आगे जाएगा, कान के पर्दे पे पहुंचेगा, ये इसे वाइब्रेट करेगा. यहाँ पर बेसिकली कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट करके, बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने वाली कुछ हमारी सेल्स होती हैं कुछ. ठीक है. तो वो इसको क्या करेंगी? एकदम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, यानी कि विद्युत तरंगों में भेजेगी और ये हमारे दिमाग में ये सिग्नल्स चले जाएंगे. ठीक है. तो इस तरीके से बेसिकली तो ईयर ड्रम का काम होता है क्या? आवाज को एम्पलीफाई करना, कोई भी आवाज हमारे पास आए तो उसको वाइब्रेट कराना. सो वी हैव लर्न दैट इन अर्लियर क्लासेस अबाउट द ऑसिलेटरी मोशन. तो हम जानते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन कैसे काम करता है. अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात याद रखना कि हमें कभी भी इसीलिए अपने कोई शार्प ऑब्जेक्ट को कान में नहीं डालना, यानी कि कोई नोकीला पदार्थ कानों में ना डालें. इससे हमारा ईयर ड्रम यानी कि कानों का पर्दा डैमेज हो सकता है और जो डैमेज ईयर ड्रम है वो हमें कहीं ना कहीं हियरिंग में इंपेयरमेंट कर देगा, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे कानों में क्या कर देगा? इंपेयरमेंट दे देगा, जिससे हम सुनने में असक्षम हो जाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, कोई ध्वनि हम अच्छे से नहीं सुन पाएंगे. ठीक है. ये बात ध्यान में रखनी है. ठीक है. नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. क्या होता है आयाम, क्या होता है आवर्तकाल, क्या होती है आवृत्ति किसी कंपन की, इस पे अब हम चर्चा करते हैं, इस पे हम बात करते हैं. इससे पहले हम एयर ड्रम का स्ट्रक्चर बनाएंगे और नोट करेंगे कि कैसे हमारा एयर ड्रम काम करता है. चलिए फटाफट से नोट करते हैं. चलिए. सो अगर हम बात करें यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है किसी वाइब्रेशन का, यानी कि किसी कंपन का हमें क्या निकालना है, किसी कंपन का आयाम क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है और किसी कंपन की हमारे पास आवृत्ति क्या होती है, आयाम क्या होता है, टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल क्या होता है. चलिए. सो वी हैव लर्न दैट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन. दिस मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. अगर कोई वस्तु अपने ही स्थान से टू एंड फ्रो मोशन करती है, यानी कि आगे फिर वापस पीछे, फिर देन अगेन इधर लेफ्ट फिर राइट, ऐसे मूव करती है टू एंड फ्रो, ऐसे मूव करना हो गया या ऐसे मूव करना हो गया, यानी कि किसी मीन पोजीशन से वो वहां पे बार बार रिपीटेडली मोशन कर रही है, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, हम किसी भी तरीके से कह सकते हैं. तो इसको हम वाइब्रेशन यानी कि कंपन कहते हैं. राइट. इसी को हम वाइब्रेशन कहते हैं. वाइब्रेशन का मतलब क्या हो गया? व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, यानी कि जब कोई वस्तु टू एंड फ्रो मोशन करती है. और इसी चीज को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, यानी कि वाइब्रेशन या वाइब्रेटरी मोशन को हम लोग
ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं, है ना। सो वाइब्रेटरी मोशन हो या ऑसिलेटरी मोशन हो, बात एक ही है, ठीक है, समझ में आती है बात। तो यहाँ पर हमसे यही कहा गया है कि जब कोई बॉडी अपने टू एंड फ्रो मोशन करेगी तो उस ऑसिलेटरी मोशन का कुछ ना कुछ टाइम पीरियड भी होगा, कुछ ना कुछ आवर्तकाल भी होगा। तो इसी चीज को यहाँ पे समझाते हैं कि कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन एक सेकंड में हुए हैं उसको फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं। यानी कि एक सेकंड में ये कितनी बार वाइब्रेट कर गई, अगर एक सेकंड में 10 बार तो फ्रीक्वेंसी 10, एक सेकंड में ये अपनी मीन पोजीशन से 50 बार मूव करती है तो फ्रीक्वेंसी 50, एक सेकंड में ये अपनी मीन पोजीशन से 100 बार मूव करती है तो फ्रीक्वेंसी 100 हो जाएगी। यानी कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, हर एक सेकंड में ऑसिलेशन यानी कि दोलन की संख्या, वो हमारी आवृत्ति कहलाती है। सो फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस किया जाता है हर्ट्ज पे, यानी कि यूनिट क्या हो गई फ्रीक्वेंसी की, हर्ट्ज इसकी यूनिट होती है, यानी कि आवृत्ति की इकाई क्या होती है, हर्ट्ज। सो बेसिकली कितनी बार ये एक सेकंड में वाइब्रेट कर रहा है इसको हम फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। कंपन की एक सेकंड में संख्या, जितनी संख्या होगी एक सेकंड में कंपनों की, उसको हम आवृत्ति कहेंगे। ठीक, इकाई हर्ट्ज हो गई, इसका सिंबल क्या होता है, एचजेड, एचजेड यानी हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज, अगर हम 1 हर्ट्ज की बात करें, 1 हर्ट्ज किसी की फ्रीक्वेंसी है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि 1 हर्ट्ज है किसी की फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब क्या होता है, एक ऑसिलेशन हो रहा होगा एक सेकंड में, यानी कि इट इज 1 ऑसिलेशन पर सेकंड। तो एक सेकंड में एक ऑसिलेशन, अगर एक सेकंड में 2 ऑसिलेशन हो रहे हैं तो 2 फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में 3 ऑसिलेशन हो रहे हैं तो 3 फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में एक बार इसने दोलन किया तो 1 हर्ट्ज, 2 बार किया तो 2 हर्ट्ज, सेकंड एक होना चाहिए, ठीक है। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट 20 बार ऑसिलेट करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अगर वो 20 बार ऑसिलेट करता है एक सेकंड में तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज। यानी कि अगर वो 20 बार क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, 20 टाइम्स वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा, तो हम कहते हैं कि ये वस्तु जो है 20 हर्ट्ज की इसकी फ्रीक्वेंसी है। सो अब हमें समझ में आ गया कि इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाई जाएगी 20 हर्ट्ज। यू कैन रिकॉग्नाइज मैनी साउंड विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग देम। आप बहुत सारी ध्वनियों की आवाज सुन लेते होंगे बिना उन्हें देखे हुए भी, बिना आपने ये भी नहीं पता लगता कि बज क्या रहा है, और तब भी आप सुन लोगे। फॉर एन एग्जाम्पल, एक गाना सुनने की कोशिश करना या किसी जागरण में या कॉन्सर्ट में सुनना, आंखें बंद करना, तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि यहाँ पे ड्रम बजा है, यहाँ पे पैड बज रहा है, यहाँ पर हारमोनियम बज रहा है या गिटार बज रहा है या वट जो भी चीजें हैं, तो हम आराम से यहाँ पे पहचान लेते हैं। ऐसा क्यों, आंखें बंद करके भी। तो ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि साउंड के पास अपनी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे हम साउंड को रिकॉग्नाइज कर सकें, साउंड को पहचान सके, ध्वनि का आइडेंटिफिकेशन कर सके। सो हैव यू एवर थॉट व्हाट फैक्टर्स मेक द साउंड डिफरेंट। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं, ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जहां पर साउंड हमारा अलग अलग सुनाई देता है। सो अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी की, तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है साउंड की, यानी कि ध्वनि की दो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक है एम्पलीट्यूड, एक है फ्रीक्वेंसी। तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी ये दो बड़े बड़े पैरामीटर हैं जिससे हम ये कह सकते हैं जो ध्वनि है, जो साउंड है, ये अलग अलग होता है अलग अलग वस्तुओं से, या मैं कह सकता हूं अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से हमें अलग अलग तरीके की साउंड सुनाई देती है। सो कैन वी डिफरेंशिएट साउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसीज। क्या हम ध्वनि का अंतर, या फिर हम कह सकते हैं ध्वनि का यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, आयाम और आवृत्ति के बेसिस पर, या फिर मैं बोलूं आयाम और आवृत्ति को ध्यान में रखते हुए क्या हम दो ध्वनियों का वर्गीकरण कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। दो ध्वनियां अलग अलग होंगी अगर उनका आयाम, उनकी आवृत्ति अलग अलग होंगी। कैसे करेंगे, तो इससे सवाल उठता है लाउडनेस और पिच पर, यानी कि प्रबलता पर और तारत्व पर। नाउ लाउडनेस क्या होता है, लाउडनेस का मतलब हो गया कोई आवाज कितनी तेज है, कितनी लाउड है, कितनी ऊंची हमें सुनाई दी, ठीक है। तो इसके समझने के लिए क्या किया, टेक अ मेटालिक टम्बलर एंड अ टेबल स्पून। आपने क्या लिया, मेटल का टम्बलर यानी कि एक स्टील का ग्लास ले लिया, उसके पास एक आपने टेबल स्पून ले लिया, जेंटली टैप द टेबल स्पून ऑन द ब्रिम ऑफ द टम्बलर, हल्का सा ऊपर लगाना, टिन। तो आप देखोगे कि यहाँ पर क्या, एक तरफ से थर्मोकॉल की बॉल लगाना और एक तरफ से हल्का सा ये करना, हल्का सा मारना है जैसे टिन, तो ये थर्मोकॉल की बॉल थोड़ा सा दूर जाएगी। दूसरी केस में ना जोर से मारना ये टेबल स्पून इसके ऊपर। नाउ बैंग द स्पून ऑन द टम्बलर एंड हियर द साउंड प्रोड्यूस अगेन। तो इस टाइम जब आप साउंड सुनोगे तो ये जो थर्मोकॉल की बॉल है दूर जाएगी, फिर आएगी पास।
यानी कि जब आपने तेज मारा तो ध्वनि उत्पन्न हुई तेज, यानी कि वाइब्रेशन ऊंची हुई। वाइब्रेशन ऊंची हुई तो हुआ क्या, इसकी लाउडनेस बढ़ गई, यानी कि हम कह सकते हैं आयाम बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात समझ में आती है कि जैसे ही हमने टम्बलर को हल्का सा मारा तो एम्पलीट्यूड जो वाइब्रेशन का था वो बहुत कम था, लेकिन जैसे ही हमने बहुत तेज मारा तो एम्पलीट्यूड जो वाइब्रेशन का था बहुत ज्यादा था, और लार्जर एम्पलीट्यूड से हमें सुनाई देती है लार्जर आवाज। सो लाउडनेस जो होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय द साउंड, यानी कि जो प्रबलता होती है ध्वनि की वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो जितनी तेज आयाम होगा, जितना ज्यादा आयाम होगा, ध्वनि उतनी ऊंची सुनाई देगी। तो हम कह सकते हैं लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। लाउडनेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। यूनिट क्या होती है प्रबलता की, डेसिबल, यानी कि लाउडनेस की जो यूनिट होती है वो डेसिबल होती है। तो ये टेबल हमें यहाँ पर बता रहा है कि नॉर्मल जब हम सांस लेते हैं तो 10 डेसिबल की आवाज हमारे साथ आती है। सॉफ्ट विस्पर, कानों में फुसफुसाना, 5 मीटर के अंदर बात करना, 30 डेसिबल। नॉर्मल कन्वर्सेशन जैसे हम बात कर रहे हैं 60 डेसिबल का लाउडनेस आ रही है। बिजी ट्रैफिक 70 डेसिबल, और एवरेज फैक्ट्री से आती है 80 डेसिबल की साउंड। इससे ऊपर अगर चली गई तो ये कानों में फिर दर्द करने लगेगी और ये नॉइज बन जाएगी, शोर बन जाएगी। ठीक है, चलिए नोट करते हैं फटाफट। तो द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड, यानी कि ध्वनि का जो प्रबलता है वो किस पे डिपेंड कर रही है, आयाम पर निर्भर कर रही है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रही है। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज, जब बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा तो हमें लाउड साउंड सुनाई देगा, यानी कि ध्वनि की हमें बहुत ज्यादा ऊंची ध्वनि सुनाई देगी, प्रबल ध्वनि सुनाई देगी। और जब एम्पलीट्यूड बहुत छोटा होगा, यानी कि जब आयाम बहुत छोटा होगा, तो साउंड बहुत फीबल सुनाई देगा। तो याद रखना ये फॉर्मूला कि लाउडनेस जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि एम्पलीट्यूड बढ़ाने पर, आयाम बढ़ाने पर लाउडनेस प्रबलता बढ़ जाएगी। ये हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक नॉर्मल फॉर्मूला याद रखने वाली बात है। सो ये बेसिक सी चीजें हमने देखी कि लाउडनेस एम्पलीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि पिच किस तरीके से फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, तारत्व किस तरीके से आवृत्ति पर निर्भर करती है। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।